विस्थापित होकर आए हो तो आप किसी और की नौकरी खा रहे हो। तो यहां वाले आदमी गुस्सा है। थोड़े दिन पहले राज ठाकरे ने मुद्दा उठाया था महाराष्ट्र के अंदर, मराठी नॉन मराठी का उठाया था ना, वो समाज को तोड़ने के लिए ही तो था। जैसे आज आप कह रहे हैं कि भाई नौकरी नहीं करने देवांगे, इसका यो मतलब नहीं है कि हम उनको मारेंगे पीटेंगे या उनको कहेंगे कि तुम जाओ ना। हम तंत्र को, हम सिस्टम को मजबूर करेंगे कि ये तुम लोग इनको सस्ती क्यों दे रहे हो। अगर यहां पर टोल पे काम करने वाला आदमी बिहार से आया हुआ है और उसको 8,000 रुपए सैलरी मिलती है, तो वहीं उसी टाइम प्रदर्शन करके या तो उसको 20,000 रुपए दो जो आया हुआ है, और नहीं तो यार तक नौकरी नहीं करेगा, निकले यहां से। यहां ये आदमी 8,000 में कैसे गुजारा कर लेगा यार? 20,000 रुपए दो इसको यहां पर, और नहीं 20,000 देना शुरू कर देगा तो हमारे वाले को ही दे देंगे, फिर वही कह देंगे भैया अड़े दे दो। क्यों? हम उसकी सैलरी अपने बराबर करेंगे। अब फिर कंपनियां विस्थापित नहीं कर पाएंगी किसी को। हमारी लड़ाई ये नहीं होगी कि किसी को नौकरी नहीं करने देंगे, कहते नहीं सोचो उल्टी तरफ चल पड़ो मेरी क्या ही वो बात नहीं। हम ये करेंगे कि चाहे कहीं से भी आया हुआ आदमी हो, हमने भी बड़ा शोषण किया ऐसे लोगों का यार, गरीब आदमी का, सिर्फ अपनी क्षणपत में। लेकिन फिर अकल आई तो हमने फिर इसको बंद कर दिया कि नहीं पैसे के लिए नहीं करना। यहां हम जब इलेक्शन मैनेजमेंट की कंपनी थी मेरी, इलेक्शन मैनेज करा करते, तो एक कैंडिडेट से एक चुनाव लड़वाने का 2 करोड़ रुपए लेते थे हम लोग। मैं आपको बताता हूं, एक कैंडिडेट, इतना बड़ा खेल है ये इलेक्शन का, और हम तो लेते 2 करोड़ रुपया, और 20 आदमियों की टीम का प्रॉमिस किया करते उनको, और 20 आदमियों की टीम का प्रॉमिस करते। अब यहां वाले आदमी, हरियाणा वाला जो माता, वो तो कहता जी 30,000 से कम तो बात नहीं बनेगी, घर बार छोड़ कर जाना पड़ेगा 2 महीने के लिए, 3 महीने 4 महीने के लिए। वो 20-30 हजार रुपए से कम ना मानने। मैं राजस्थान से 4-4 हजार में ले आया करता। अब मेरे को पता चलता है कि उस तरह की कितना बड़े, मतलब हम लोग कितने गलत लोग थे। क्योंकि एंगल देखो भाई, जब समझ में आ जाए, जब समझ में, जब अपना अकल आवे, जब ठीक रास्ते चल पड़ो, तो हमने फिर तंत्र के लिए काम करना बंद करके जनता के लिए स्टार्ट किया कि जनता को सिखाएंगे राजनीति करना। जब इतने बड़े मोटे गागों को सिखा रहे हैं तो जनता को नहीं सिखा सकते फिर आप। ये पब्लिक ने सिखावांगे कि इलेक्शन के ऊपर मैनेज कराएगा, लाइन की गुत्ती के ऊपर लावांगे। कल मेरे को मेरा साथी बता रहा था, कह रहा था कि जी इतनी तंत्र, वो आशीष ही पूछ रहा था, कहने लगा जी हमारे खिलाफ कौन कौन है। मैं कहा सब है, भू माफिया हमारे खिलाफ, मेडिकल माफिया फार्मा कंपनी हमारे खिलाफ, बैंक हमारे खिलाफ, कर्मचारियों ने गाड़ा हम देने लग रहे, पुलिस वाले ने गाड़ी हम देने लग रहे हैं, डिपार्टमेंट कोई छोटा ही नहीं जिसके खिलाफ आप ना बोल रहे, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ आप बोल रहे। समझ रहे हो आप बात? हमने कोई आदमी छोड़ा नहीं तंत्र का जो जिसके खिलाफ हम नहीं बोल रहे। फिर हम किसके लिए, किसके भरोसे पर बोल रहे? भाई जनता के लिए बोल रहे, जनता के भरोसे, बात खत्म। बोले फिर आपकी खिलाफत कौन करेगा? मैं कहा सब खिलाफत करेंगे, लेकिन जिस दिन जनता को बात समझ में आ जाएगी उस दिन जनता से सिर्फ एक ही बात कहनी है। अगर देश के लोग, अगर जनता, समाज यदि कहेगा कि देवेंद्र भाई आप आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं, कभी नहीं बढ़ूं। हमें आपको आगे लेकर के जाना है। मतलब लठ खान खातर मैं आगे आने तैयार हूं, गोली खाने को आगे आने को तैयार हूं, मुकदमे करवाने को आगे आने को तैयार हूं, लेकिन पद लेने के लिए आगे नहीं आऊंगा। पहले बता रहा हूं हाथ जोड़ के, भाई कति नहीं ले। अगर हमारे समाज में सच्चे लोग निकल के खुद आएंगे नहीं ना कि हम ये काम करेंगे, इतने हम नहीं आएंगे भाई, हम ठेकेदार नहीं बनाएंगे। और हम तो एक शर्त पर आवांगे कि जब पद दोगे तो। मैं तेने बोला ना तने तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं कहा जमा नहीं लड़ूं, लुक जूंगा जाकर ना पहाड़ा पे, मैंने कौन रोक लेगा। जिस टाइम चुनाव लड़ने की बारी आएगी, अगर समाज अपने कैंडिडेट नहीं देगा ना, अगर 126 विधानसभा बनेंगी, अब की बार 90 है हरियाणा में, 126 बनेंगी 2029 में, 126 की 126 जितनी है, 126 की 126, उसमें तो एक भी मैं नहीं लड़ूंगा, सारी की सारी टोटली। और एक भी विधानसभा पे वकील साहब ध्यान देना, एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जिसने चुनाव लड़ रखा होगा, क्योंकि न लड़ रखा है एमएलए का चुनाव लड़ रखा है। एक भी
जो पॉलिटिकल विचारधारा का आदमी नहीं, अगर समाज से कतई प्योर आदमी, क्योंकि आज के टाइम पर राजनीति करने वाला आदमी अच्छा आदमी होगा इसके ऊपर हमको यकीन नहीं है। तो वकील साहब अच्छे आदमी होंगे, मन ही बाल तो यकीन नहीं, पर जब 3 साल में अगले ने साबित कर दिया तो 29 तो दूर है, फिर आप सारे हाथ जोड़ लेंगे, नहीं भाई तो ही लड़ ले, मार और कोई है को नहीं। क्यों जी, समझ गए ना? वो तो सारा का सारा समाज बताएगा ना, हम थोड़ी। अगर हमारे समाज के पास 126 भी अच्छे आदमी नहीं है लीड करने के लिए, फिर ऐसे समाज में मैं तो 2029 के बाद ना रहूं। अब अपना छुट्टी लेगा, पहाड़ा चले जाऊंगा भाई, लेकिन आप इंटरफियर करेंगे। अब की बात बताएंगे इनको कि क्या होती है राजनीति, क्या होता है। गांव में बढ़न नहीं देना, बस नेता तो इतना तो पूछना है, तने बेरा था कि नहीं बेरा था, तने इन बातों का पता था कि नहीं पता था। बस अभी अपने पास एक मैं काम करने लग रहा हूं, आपको बड़े लाभ, मैंने जो कहा था अपने साथियों का है, आने वाले टाइम में आपके पास इतने लोग आएंगे कि भूल जाओगे, थक जाओगे, आदमी नहीं संभाले जाओगे। थारे पता है, स्ट्रक्चर बना लो अपना पूरा। मैं आपको यह बता रहा हूं, यह आएगा जोड़े वाला, कन्यादान लिखेगा, कन्यादान ही ने दे दियो भाई। तो मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को, साथियों, अभी जितनी आज तक ट्रेनिंग करी है ना, सारी ट्रेनिंग का निचोड़ निकाल के एक 3 घंटे की वीडियो ऐसी बनाने वाले हैं हम लोग, जिसके अंदर सबूत भी एंटर करेंगे, अखबारों की कटिंग भी एंटर करेंगे, अपनी बात के साथ लगी हुई हर चीज एंटर करेंगे। हमको गांव में कम से कम 10 आदमी, और ज्यादा तो कितने हों वो चाहिए, जो गांव की चौपाल में, जो गांव के मंदिर में एलईडी लगा के बस वह 3 घंटे की फिल्म डेली 8 से 11 चला जाए या 7 से 10 चला दो, बस सारे गांव का सारा खेल अपने आप समझ में आ जाएगा। के बात करनी है, नेता तय के पूछना है, अधिकारी तय के बताना है, फिर तो सबने सुन नॉलेज दे देंगे, आप टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप लोगों ने कोई जिम्मेदारी दे दी मेरे तय, अगर आपने कोई कुर्सी दे दी, अगर आपने कोई पद दे दिया, अगर हमें कार्यक्रमों में, अगर मैंने मरण गढ़ में जाना पड़ गया, अब फलानी जगह अपने कार्यकर्ता का साथी, उसका भाई गुजर गया, उसकी मां गुजर गई, मां मन ना बताया करो, बताए पीछे जाना मतलब न्यू लगा, अंदर से भी जा नहीं पाया, गलत है। फोन तक काम चला ला, क्योंकि अगर मैं जाने लग गया ना, मैं तो इन्हें काम में ले जाऊंगा। मैं तो यार 365 दिन हुए, 365 कार्यकर्ता, अपने पास तो लाखों लोग हैं, तो तम जाया है करो सांत्वना के लिए। किसी भाई ने उन्हें जरूर तो बता दियो, वहां के लिए आप अपील कर देंगे भैया दिक्कत थी, नहीं तो अपने अगर आपने कोई और काम दे दिया रिसर्च के अलावा, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम आपको रिसर्च कर करके बताते जाएंगे, हर ठगी चोरी जो आपके साथ हो रही है, बचना कैसे वो बताते जाएंगे, बढ़िया मानस काटने कैसे वो बताते जाएंगे, अच्छे मानस बचाने के ऊपर वो बताते जाएंगे। आपको लड़नी पड़ेगी अपने गांव की लड़ाई, अपने गांव को बचाने की। किसान को यार समझा दो ना, खर्चा जीरो और आमदनी कैसे होएगी, बात खत्म। क्यों जरूरत ही नहीं। दुकानदार कौन कौन है, हाथ खड़ा करो भाई, एक बार हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करके रखो, दोनों हाथ खड़ा कर लो। ये दुकानदार है भाई हमारे पास जितने बैठे हैं, अब वो दुकानदार हाथ खड़ा करके रखो जो अपनी लब दिखाओ एक बार सारा ने हाथ खड़ा किए, दुकानदार है हमारे पे, ठीक है। अब ये दुकानदार का हाथ देखियो कितना का खड़ा रहेगा, जिनकी भी दुकान है। अब वो दुकानदार हाथ खड़ा रखो जो अपनी दुकान में अपना बनाया हुआ सामान बेचा है, वो हाथ खड़ा करके रखो बस, खाली जो अपना सामान बेचा है। 4 ये देखिए क्या परसेंट रहेगी, नीचे कर लो हाथ। अपना बनाया हुआ सामान बेचने वाले दुकानदार ये प्रतिशत है, 4-5 लोग। क्या मतलब है इसका पता है? इसका ये मतलब है कि अगर इस शहर में चले जाओगे, खत्तड़ में बैठे, खत्तड़ है, कैथड़ नहीं, खत्तड़ में जाओगे नहीं, एक भी दुकानदार ऐसा नहीं मिलेगा जो अपना सामान बेचता हो। किसके सामान बेचने लग रहा? कंपनियों के। ओ कंपनियों का दलाल बना हुआ है, कंपनी जब चाहे उसको खत्म कर देंगी। किसान के साथ जब तक दुकानदार को नहीं जोड़ोगे तब तक ना किसान बचेगा ना दुकानदार बचेगा। और जब तक दुकानदार को शुभ लाभ नहीं बताएंगे कि शुभ लाभ क्या है, शुभ लाभ क्या है,
जहां किसी को भी नुकसान ना होता हो उसे शुभ लाभ कहते हैं। जहां बनाने वाले का भी लाभ हो, बरतने वाले का भी लाभ हो। तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचने वाला, कंप्यूटर का सामान बेचने वाला, बिजली का सामान बेचने वाला, गाड़ियां बेचने वाला और ये जितने भी काम करने वाला, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचने वाला, क्या वो शुभ लाभ कमा रहा है? हां जी बताओ। मान लो वो चमड़े वाला घी बेचन लाग रहा है, कॉटन सीड वाली नमकीन बेचन लाग रहा है, मैदे वाले बिस्किट बेचन लग रहा है, अगर जीएमओ वाले तेल का सामान बेचन लग रहा है, तो जो बच्चा खाएगा वो तो नपुंसक होने लग रहा ना। तो क्या वो दुकानदार शुभ लाभ कमा रहा है? नहीं कमा रहा है। अगर शुभ लाभ नहीं कमा रहा तो उसके बालक ठीक रह जाएंगे, नाश तो उसका भी होगा। शुभ लाभ होने का एक ही तरीका है, अगर वो किसान के साथ जुड़ेगा तो, अगर वो गांव के साथ जुड़ेगा तो, अगर वो कंपनियों के साथ जुड़ेगा तो शुभ लाभ नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि धीरे 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 हमको समझ में आ जाएगा। अपने साथ एक साथी है, किस किस को नाम सुना है उसका? सुरेंद्र पाल वर्मा, हाथ खड़ा करो। इन्होंने सुन रखा। उनका एक साथी है राजेंद्र, पास का एक गांव है, मैं उसका नाम भूल जाऊं हर बार उनके गांव का। राजेंद्र जो है दुकान बेच पे सामान बेचा करता पुराने वाला। उन्हें कितने अपनी वीडियो सुन ली, अगर इस नमकीन में या हुआ है, इस फलाने में या हुआ है, इन बिस्किटा में या हुआ है, इसमें मैदा हुआ है, यो हुआ है। उन्होंने बोला मैं नहीं बेचता, अब मैं केमिकल वाला गुड़ नहीं बेचूंगा, केमिकल वाला नहीं बेचूंगा, चीनी बेचता ही नहीं, अब मैं ये बिस्किट बेचता ही नहीं, अब मैं ये नमकीन ये चिप्स बेचता ही नहीं। उसके पिताजी बोले इतने साल तक दुकान चल रही है, नाश हो जाएगा, कौन खरीदेगा तेरे इतने महंगे महंगे? बोला मैंने नहीं पता, जोन लेन आवे उसे ने बता दे, अगर देख गंदा हो तो मैं ले आऊंगा, या इतने की पड़ा इसका यो नुकसान है, या इतने की पड़ा इसका यो फायदा है, सब वो लेना शुरू कर दे। यकीन मानो वो ये कह रहा है मेरी 5 से 6 गुना सेल बढ़ गई मेरी, और प्रॉफिट भी बढ़ गया। समझ के साथ जब आगे बढ़ोगे ना, नुकसान होने का मतलब ही नहीं है। गांव में दुकानदार को समझा दिया कि तुम जो ये सामान बेच रहे हो ये बच्चों का नुकसान करता है। दुकानदार बोलेगा बच्चे ना खरीदेंगे तो मैं क्यों लाऊंगा। फिर माँ बाप को समझाया कि तुम्हारे बच्चे ये खाते हैं तो नुकसान होता है। माँ बाप कह रहा है कि दुकानदार लेके आता है, बच्चे जिद करते हैं, हम क्या करें। मैं कहा जब दोनों बैठो, एक बताओ कौन से की गलती है, पहला कौन सा काम करा है। फिर हमने दुकानदार को बोला, हमने माँ बाप से पूछा तुम अपने बच्चे को ये खिलाना चाहते हो? बोला ना। मैंने दुकानदार को बोला तुम ये बेचना चाहते हो? बोला ना। फिर क्यों खिला रहे हो यार? बोला हम क्या करें, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। मैंने कहा एक काम करो यार, बिस्किट के लिए गांव में एक भट्ठी बना लो, नमकीन खातर अपना एक सिस्टम ला लो। यो सचिन बना कर इतने अंडे बिस्किट बना कर हैं, सोनू और बना कर लाग इनके घर जावा जिब खा कर। बोला देसी तेल में बनावा और पता नहीं के और गजब की बनाए। मैं तो कहा गुरु रे बेच दिया कर, आप ऐसे ऐसे मौके पर बेच दिया करा, तारी दाढ़ी भी लिगड़ जाएगी। ये लंदे नहीं बना के हम क्या करा, क्योंकि देसी उसमें। अब मान लो अपने पास ऑप्शन ही नहीं है तो कहां जाएंगे फिर। तो हमने क्या किया, दुकानदारों को बिठाया और माँ बाप को बिठाया। दुकानदार ने जितनी चिप्स कुरकुरे बिस्किट और वो जेली सी लिया रखी थी वो सारी की सारी मखल्या दुकान में था। उन्हें दुकान में तल्या कर टेक दी, कीमत रखी इसकी कितनी आई है, इतने रुपए की आई है। उतने रुपए दुकानदार को पकड़ाए, सारों ने मिलकर उतने रुपए पकड़ा दिए। कुछ भी इससे में नहीं आता, 100-200 रुपए बांडे में आए, खा के सारी फूक दी। भाई दुकान पर तो लेके नहीं आवेगा, ना वो लांदा ना माँ बाप लेंदे, अब ना बच्चों को दिखाई देती ना मिलती, बात खत्म है। गांव में नजर ही नहीं आती। लेकिन समझ के साथ आप जबरदस्ती दुकानदार के उठाकर फेंक नहीं सकते, जबरदस्ती बच्चों को खाने से रोक नहीं सकते, जबरदस्ती दादा को पैसे देने से रोक नहीं सकते। लेकिन दादा को भी समझ में आ जाए, मां को भी आ जाए, बाप को भी आ जाए, दुकानदार को भी आ जाए, तो अगली पीढ़ी वो खाने से बच जाएगी। आई बात समझ में? तो किसान को बर्बाद कैसे करना है ये किसान को बताने की जरूरत नहीं। किसान पहला ही बर्बाद होया पड़ा है, जाकर पूछोगे तो दर्द लिकड़ का आवेगा, पट पट का आवेगा, बिस्तरता अपने आप ही खुद ही बता देगा वो। तो दुकानदार का बहम है कि थोड़े दिन पीछे प्रॉफिट हो जाएगा, मने उसका रह रहा है। अर्जुन से समान शुभ लाभ नहीं बेचते, उन दुकानदारा के भी धंधे हमें बंद करवावांगे। शुभ लाभ वाले रह जाएंगे व्यापारी, बस बाकी नहीं छोड़ दे हम किसी ने भी। अब चौथा तबका कौन सा रह गया भाई? व्यापारी हो गया,
दुकानदार हो गया और मजदूर रह गया। अब मजदूर की कहानी रहेगी। मजदूर, एक भी मजदूर ऐसा नहीं है आज के टाइम पे गांव के अंदर जिसके शरीर में मजदूरी करने की ताकत रह रही हो। उसके शरीर में ऐसे केमिकल डाल दिए इन लोगों ने इस कोरोना वाले दौर में कि भाई वो अब मेहनत करने से बिल्कुल उब चुका है। और समाज से तोड़ा था इस मजदूर को मनरेगा ने। मनरेगा आई, जिस टाइम पे किसान को जरूरत है उसी टाइम पे मनरेगा आ जाएगी। पिछली फसल की कटाई और अगली फसल की बिवाई के टाइम पे वो मनरेगा जो है वो मजदूर को ज्यादा पैसे दे रही है, किसान से कम मिल रहे हैं। इसका नुकसान क्या हुआ? इसके दोनों को नुकसान हुआ। मजदूर किसान से टूट गया, मजदूर को पैसा फ्री में मिलने लग गया, ज्यादा मिलने लग गया, और किसान को मजदूर ना मिलने से किसान ट्रैक्टर ले आया, मशीन ले आया। किसान का भी खर्चा बढ़ गया और मजदूर काम करने की आदत खराब हो गई। अब दोनों आपस में एक दूसरे से चिढ़ते हैं। किसान को जाके बोलोगे कि मजदूरों से क्यों नहीं करवाते, किसान बोलेगा मस्तारे हैं, सरकार ने आदत खराब कर रखी, 5 किलो फ्री का अनाज दे दे है, इनके पीछे दे दे हैं, वर्दी के पीछे दे दे हैं, दूसरे स्टाइफंड आ जाए हैं, ये नहीं काम करके राजी कोई भी। और जो मजदूर है उस तबके ने जाके ये कुछ संगठन वाले न्यू कहते हैं थारा नाश कर रखा इन्होंने, तुम लोगों को शोषण किया इन्होंने, जाति प्रथा में छुआछात में तुम लोगों का सत्यानाश किया था, इनके साथ खड़ा नहीं होना है, ये तुम्हारे शोषण के दायित्व मतलब उत्तरदायी हैं और तुम लोगों को इन्होंने शोषण किया। अब जो अगर मायावती की सरकार आ जाएगी, चंद्रशेखर सत्ता में आ जाएगा, या हमारे वाला नेता आ जाएगा, या जय भीम वाले आ जाएंगे, या फलाने वाले आ जाएंगे, तो इनकी जुड़ से की सारे की जमीन लेकर सब न बांटेंगे। अरे नहीं तो या पंचायत नु बका दे, मतलब तो वो समाज को जुड़ने ही नहीं देते आपस में। ना हो रहा हो तो बताओ, समझ रहे हो ना आप? मतलब ऐसे करके कोई भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाला आदमी जो समाज को तोड़ना चाहता है वो तरह तरह से समाज के अंदर घुसा हुआ है, पॉलिटिक्स के नाम पे, जमीन के नाम पे, उसके नाम पे। और जिस आदमी को अपना जोड़ा उठा के मांगने की आदत पड़ जाएगी, वो व्यक्ति अपनी औलाद को स्वाभिमान से जीना कभी नहीं सिखा पाएगा। तो जो मजदूर तबका है या किसान में से भी, अब तो जमींदारी भी रात ने बुलेट पे जावे हैं 5 किलो अनाज लेने, जो जमींदार रात में जावे है उन्होंने कहा देगा कि शर्मांदा जाऊं मैं, दिन में तो मैंने शर्म आवे, मांग दिया ना, लाइन में लग दिया ना, तो वो ठीक जो कोटे आ रहा है उसके साथ सेटिंग करके रखता है कि मैं रात को लेके आऊंगा। लेकिन जो भाई व्यक्ति अपने घर से फ्री का अनाज लेने के लिए निकल गया, समझ लो उस आदमी ने अपने बच्चों की नसों में जहर घोल दिया। कारण क्या है? जब किसान आंदोलन चला हुआ था तो हमें अलग अलग गांवों में जाकर के किसान के बिल समझाने थे। मैं और डॉक्टर अजय बलारा साथ में चलते थे, तो वहां पर हमें कुछ मजदूर तबके रास्ते में मिलते थे। तो एक वीडियो तो हमने बनाई हुई है, बल्कि उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। हम उन मजदूरों से पूछा करते थे कि तुम बताओ, तुम मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हो या फ्री में अनाज या पैसा लेना चाहते हो? यकीन मानिए आज अपने समाज के अंदर इतने जबरदस्त लोग हैं कि हमने जिन भी महिलाओं से, पुरुषों से पूछा, मजदूरों से, एक मजदूर भी ऐसा नहीं था जो फ्री में पैसा या अनाज लेना चाहता हो। सब कहते हैं हमें काम दे दो, हम मेहनत करके कमाना चाहते हैं, हम फ्री का चाहते ही नहीं। तो जब कोई फ्री का चाहता नहीं है तो फ्री का दिया क्यों जा रहा है? क्योंकि आपके जमीर को, आत्मा को कंट्रोल करना जरूरी है कि फ्री में मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, ले लो ना। और छोड़ा नहीं है आसपास समाज को, लगता नहीं है कि अगर फ्री का नहीं लेंगे तो कहां जाएंगे। तो ये जनता सरकार मोर्चा ने एक नई चर्चा शुरू की है कि समाज जब एक दूसरे से जुड़ेगा और एक दूसरे के ऊपर निर्भर होगा,
एक दूसरे से जरूरत पड़ेगी तो समाज के अंदर दोबारा से एक दूसरे का काम करने की नीयत पैदा होगी। मैंने इसका प्रैक्टिकल किया था, 7 दिन की ट्रेनिंग थी सहारनपुर में वहां पर, और उसका प्रैक्टिकल अब मैं आप लोगों से भी कर रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं जो खेती में इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि, और जिनको करना भी आता है? चलो जी, ये हो गए करीब करीब, एक हाथ खड़ा करो, एक हाथ मैं गिन लूंगा, एक हाथ खड़ा करना। ये हो गए जी हमारे पास लगभग 20 लोग। हाथ नीचे रखो। 20 लोग, 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो खेती करना चाहते हैं। कौन लोग हैं जिनको पढ़ने में, तरह तरह की रिसर्च करने में मजा आता है? एक हाथ खड़ा करो। ये हो गए जी लगभग 15 से 20 लोग नई रिसर्च में। चलो नीचे करो। कौन लोग हैं जिनको नई नई कलात्मक, संगीत, डांस और इस तरह की कला में मजा आता है? हाथ खड़े करो। सांग करण में, रागनी गान में, गाने गान में, सुनने में, कला से जुड़े हो, थिएटर करने में मजा आता है। चलो जी 8-7 लोग ये हो गए, ये डूम हो गए हमारे। नीचे करो हाथ। ठीक है, अच्छा देखो अब आ जाओ, किस किस को लोगों की सेवा में सफाई करना पसंद है? कौन कौन सफाई के काम में योगदान देगा? हाथ खड़ा करो। जो सफाई के काम में योगदान देगा, गोबर भी साफ करना पड़ेगा, लैटरिंग भी करनी पड़ेगी, और डांगर डूंगर मर रहा होगा तो अडवारा में भी जाना पड़ेगा, डांगर भी साफ करने पड़ेंगे। हाथ नीचे कर लो जिस पे ना करा जावा है, जिस पे ना करा जावा है। जो सफाई में पूरा योगदान देगा, चाहे कितनी गंदगी पड़ी हो, सारा करना पड़ेगा। ये हमारे चूड़े हो गए भाई, हाथ नीचे। ये हमारे बंगी हो गए, हाथ नीचे करो। अब आप एक बात बताओ, अब ये किस परिवार में पैदा हुए ये तो हमने नहीं पूछा, लेकिन अगर ये चमड़े का काम करेंगे, मान लो डंगर मरा पड़ा है, उसने जाकर उसकी खाल ने तार के घेरेंगे, सफाई करेंगे, इधर उधर करेंगे, उसको सेट करेंगे, तो मांसाहार से जुड़ा हुआ काम करना होगा। अगर इनको हम ये कह दें कि तुम्हारा हमारे घर में एंट्री बैन है भाई रसोई के आसपास, तो गलत है क्या? बताओ, अरे ये बताओ गलत है क्या? ये जुनसाना अट्ठाया था, दोबारा अट्ठाइयो भाई, खड़े हो जाओ। ये तो खड़े हो जाओ, जुनसाना अट्ठाया था, ये वाले खड़े हो जाओ। हमारे ये हमारे वाल्मीकि भाई हैं, खड़े हो जाओ रे सफाई वाले। अब ये हमारे सफाई वाले हैं भाई सफाई वालों, पहले तुम बताओ, तुमको तकलीफ है ये सब तुम्हारे साथ अगर ये करे तो तुमको एंट्री नहीं होगी रसोई में? कोई गलत बात है क्या एंट्री ना हो तो? है भाई, होना चाहिए ना। या आप रसोई में सीधे जाओगे, उड़ते बाहर तक काम करके आओगे सफाई सफाई का, तो सीधी रसोई में एंट्री होनी चाहिए तुम्हारी, अलाउड की बैन होनी चाहिए? आप बताओ भाई, बैन होनी चाहिए कि होनी चाहिए? हम अपने बर्तनों में नहीं देंगे तुमको खाना, अपने बर्तन लाने पड़ेंगे, ठीक है? अब इसको छुआछूत क्यों कह रहे हो यार? ये तो साइंस है ना, प्योर। हाँ, सवाल है तो आ जाओ, सवाल करो। सवाल करना है जरूर, माइक ले जाओ, इधर ही ले जाओ। माइक ये दूसरे दिएंगे, यो ले जाओ, यो तो दे मना है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सवाल पूछो। हेलो, मेरा बिल्कुल सीधा और साफ सुथरा सवाल है। अगर आप वर्ण व्यवस्था की बात यहां कर रहे हो तो मेरा क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। अगर आप सामाजिक ताने बाने की बात कर रहे हो तो बहू, बेटियां, मां, बहनें या भाई, चाचा, ताऊ जब अपने घर में डंगर या कोई भी चीज मर जाती है या उठाते हैं तो हम सीधे रसोई में नहीं जाते, हाथ पांव धोकर बाथरूम में पहले अच्छी तरह से नहाकर फिर हम रसोई में जाते हैं। सीधा कोई नहीं जाता, उस पर बैन भी नहीं होता। दूसरी बात डॉक्टर साहब, मैं सेकेंडली एक बात और कहूंगा कि आप जब आपने पूछा कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो डंगर भी मरा हुआ भी उठाएंगे, हमें टॉयलेट भी साफ करनी पड़ेगी और सारी की सारी चीजें हमने घर के बाहर काम करके फिर अंदर आना पड़ेगा, हाथ खड़ा करें, तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया था। लेकिन जब आपने ये कहा कि वो सारे खड़े हो जाएं, मात्र हम 6-7 लोग खड़े हुए, यानी मानसिकता का तो यहां भी पता चलता है। बाकी डॉक्टर साहब आप बताएं, ये कोई जातिगत आंकड़े और गणना नहीं है, तो ये तो एक मात्र जी
अरे ये तो गजब है वकील साहब। मैं ये कह रहा हूं, हम लोग तो अपने सारे एक परिवार है। यहां मोर्चे में जातिगत तो बातें नहीं हो रही। हमने तो आज तक किसने जात पूछी नहीं, मैं बताने लग रहा हूं। लेकिन हम आपकी न्यारी जाति बना दें और आपको एंट्री ना दें तो आप लोगों को आपत्ति है क्या? भाई जिन लोगों को आपत्ति थी वो हाथ खड़ा कर रहे थे, वो बैठे रहे, वो खड़े नहीं हुए। इनमें से खड़ा इन्होंने एक आपत्ति जताई कि एंट्री नहीं होगी। एक मिनट, मेरा कहने का मतलब क्या है, बैठो आप। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने कोई विवादित मुद्दे के ऊपर बात की तो हमारे पास अलग अलग तरह से लोगों के सवाल आएंगे और बातें आएंगी। जिसने जैसी समझ पैदा करी है वो आकर के अपनी बात करेगा। तो क्या हम एक गांव के, अगर हम सारे परिवार एक गांव में रहते हैं, क्या हम सारे के सारे सभी लोगों की बात सुन के जिसमें सभी राजी हो ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? मैं तो ये कह रहा हूं, बस खाली बना सकते हैं ना। इसने चाहे जातिगत बोल लियो, चाहे वर्ण व्यवस्था बोल लियो, चाहे जेएसएम की व्यवस्था बोल लियो, चाहे व्यवस्था परिवर्तन बोल लियो, मना कोई ठेका नहीं इस बात का। आप इसका नाम क्या दोगे? समझ गए ना बात आप? ये तो नाम में फंसने की बात नहीं करनी आपने बिल्कुल भी ना। हमारे को किसी तरह के लेबल में फंसने की जरूरत। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि समाज में जो भी व्यक्ति जो भी काम करे उसका सम्मान, चाहे वो गोबर साफ कर रहा हो, चाहे वो अडवारा कर रहा हो, चाहे वो लैटरिन साफ करता हो, और चाहे वो स्कूल का प्रिंसिपल हो। मैं वैसे समाज की परिकल्पना करता हूं कि लैटरिन साफ करने वाले की इज्जत प्रिंसिपल से कम नहीं होनी चाहिए। बात खत्म। क्योंकि उसका काम प्रिंसिपल से ज्यादा पवित्र है। वो आपको बीमारियों से बचाने का काम कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं, इंसान है आपा सारे। हम क्या काम करते हैं, हमारे काम के आधार पर हमारी रिस्पेक्ट का पैमाना तय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारी इज्जत का पैमाना अगर तय होगा तो हमारे कर्मों से होगा। मैं चाहे कितने ही पैसे वाला कोई व्यक्ति हो, अगर वो किसी की बहू बेटी की तरफ गलत नजर से देख ले तो उसको धिक्कार मिलना चाहिए, चाहे कोई हो, कितना ही ताकतवर आदमी हो। लेकिन अगर वो समाज में अच्छे काम कर रहा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी भी मतलब बिरादरी से हो, किसी परिवार से संबंध रखता हो, कहीं से भी हो, उसको सम्मान मिलना ही चाहिए। ये है पॉइंट। कैसा हो सकता है? हमारी गंदगी साफ करने वाला हमसे गंदा कैसे हो सकता है? वो हमने हमारी व्यवस्था बनाई है कि भाई बाकी लोगों के अंदर वो चीजें ना आ जाए सिर्फ। इसलिए आप लोगों को यह समझना पड़ेगा, जो लड़ाई है वो लड़ाई हमको किसी भी नाम या किसी उसमें उलझ करके कहीं पर भी कमजोर करने की लड़ाई नहीं है। हमने एक दूसरे को मजबूत करने की लड़ाई है। रात भर 24 घंटे इसलिए नहीं बोलते हैं हम कि हमको किसी की भावनाओं का सौदा करना है। हम इसलिए बोलते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमसे अकेले से नहीं होगा, समाज के लोगों को खुद से आगे आकर के आना होगा। अगर हमसे नहीं हो रहा है भाई, तो आपसे कह रहे हैं कि कोई तो आओ आगे निकल के। एक आएगा तो उसके साथ और आएंगे तो और आएंगे। और आज के टाइम पर जिस तरह से जनता सरकार मोर्चा का काफिला बढ़ रहा है, यकीन मानिए ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा। ये जो बैठे हैं ना लोग, ये जितने जुड़े हैं आज तक, 3 बड़े प्रोग्राम किए अपन ने। 19 नवंबर को नस्ल बचाओ रैली की थी 2023 में। उसके बाद हमने तालकटोरा में एक प्रोग्राम किया था। अभी समालखाने में हमने प्रशासन को दिखा दिया कि भाई जनता ही सरकार है। लॉकडाउन बंद कराया था, बहुत से लोगों का योगदान था उसके अंदर, लेकिन कोई भी संगठन खड़ा होकर के नहीं आया था। मास्क के ऊपर हो, चाहे दोबारा कोरोना चालू हो या उस टाइम पे बोलना हो, चाहे दूसरे मुद्दे हो, एचयू का हो, यूनियनों का हो, सारे मुद्दे अपन लोगों ने उठाए हैं। कोई संगठन ऐसा नहीं है आज के टाइम पर पूरे भारतवर्ष में जिसके ऊपर लोग यकीन करते हो। और आज के टाइम पे जनता सरकार मोर्चा पे जो यकीन करते हैं, उसका कारण क्या है? एकमात्र संगठन ऐसा है, और मैं संगठन इसलिए बोल रहा हूं, संगठन नहीं है जो वैसे, लेकिन ये जगह ऐसी है जहां पर आकर आप सारे लोग सुरक्षित भी महसूस करते हो, आजाद भी महसूस करते हो और बंधे हुए भी मजबूत करते हो। यानी स्व अनुशासन का एक अनूठा उदाहरण पेश कर रहा है जनता सरकार मोर्चा।
स्वानुशासन, अपने आप अंदर से आ रहा अनुशासन, आपको कोई बांध नहीं रहा। हम कह रहे हैं हमारे इस समाज में रहने का ये नियम है, हमारे इस समाज में चलने का ये नियम है। जिस भाई को ऐसे नहीं चलना है, आप अपना समाज का निर्माण कर लीजिए जैसे समाज आपको चाहिए। हमको शुभ लाभ वाले लोग चाहिए, हमको एक दूसरे के लिए साथ खड़े होने वाले लोग चाहिए, हमको इस तरह चलने वाले लोग चाहिए। अगर वो लोग आप नहीं हो तो हम आपके लिए नहीं है। अगर आपको जल्दी है, जिनको जल्दी थी वो चले गए, वो निकल लिए। अगर आपके पास कोई और रास्ता है वो कीजिए और हम लोगों को तैयार कीजिए, हमको कन्विंस कीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज अगर इस सभा में कितने लोगों की हाजिरी आई है आपके पास? 400 लोगों की आ गई है लगभग। हम मान लेते हैं कि 400 लोगों की हाजिरी आई है, 500 की आई हो चाहे 300 की आई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितने लोग जनता सरकार मोर्चा से आज जुड़े हैं, अगर आज 400 लोग हैं यहां पर, तो मैं ये चाहता हूं कि 400 संगठन तैयार हो यहां से बाहर निकलने के बाद। 400 संगठन। कोई आदमी ये ना कहे कि मोर्चा टूट रहा है, उस आदमी को ये पता होना चाहिए तुमको क्या पता क्या टूट रहा है। भैया अलग होके जो काम कर रहा है वो हमारी फ्रीक्वेंसी का नहीं है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी का है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी के लोग उससे जुड़ जाओ ना, जो हमारी फ्रीक्वेंसी के हैं वो हमसे जुड़ जाओ, जो आपकी फ्रीक्वेंसी के अपने जोड़ लो, हमको क्या है। हम सारे हैं तो उसी रास्ते पर चलते हुए। हमारी आपसे बनती है, आपकी हमारे से बनती है। आप हमें कन्विंस कर सकते हो, मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं तो साथ आ जाएंगे, मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता तो नहीं आएंगे। धक्के से थोड़ी, धक्का थोड़ी है यार, समाज सेवा है, कोई दिहाड़ी पे थोड़ी बुला रखे हो, पैसे थोड़ी देंगे आपको। हम यहां आए हैं स्वानुशासन, अपनी मर्जी से। समाज का काम करने में कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, कोई किसी के हिसाब से नहीं चलेगा। कोई किसी के साथ चलने को तैयार हो तो चलेगा, नहीं तैयार हो तो नहीं चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई में जो साथ आए, जो जहां तक चले उसका स्वागत है, जो नहीं चले, कभी उस भाई को जरूरत पड़े तो हम भी उसका साथ देंगे, 24 आवर उसके लिए खड़े, कोई टेंशन नहीं है। जिस पे जितना समय दिया जाएगा आप देवांगे। तो जब आप गांव में जाओगे, किसान को उसकी बर्बादी समझा दी, नौकरी वाले को उसका बर्बादी समझा दिया, और भाई कैसे बर्बाद होगा, भाई अपना जो व्यापार करने वाला है उसको समझा दिया, भाई दुकानदार व्यापारी हो गया, और भाई और कौन सा मजदूर है उसको समझा दिया। एक नया तबका भी है गांव में, बेरोजगार, वो तो पहले ही बर्बाद है, उससे बर्बादी के समझाओगे? उससे तो ये समझाना है कि यदि समाज को तुम समझा पाए तो हम वो व्यवस्था बना सकते हैं, हर हाथ को काम मिलेगा, 100% रोजगार की गारंटी जनता सरकार मोर्चा। गांव वाले आ जाओ, सामने आओ। हमने अपने गांव में काम किया स्टेप वाइज। सभी साथियों को मैंने एक बात बोली थी, स्टेप 1 के बिना स्टेप 2 पे नहीं जाएंगे। हैं? बेरोजगार भाई, कोई भी आदमी जब आप जाते हो ना, बेरोजगार को बात सुनानी नहीं होती है, मनवानी नहीं होती है। हमारी भी नहीं सुनता कोई, बेरोजगार की नहीं सुनता तो हमारी भी नहीं सुनता। हमको करना क्या है यार, हमारा काम क्या है? मनवाने की तो बात नहीं बोली हमने, धक्का तो थोड़ी समझाना, हमने केवल बताना है। मेरा बेटा 19 साल का है, उसके कॉलेज का, उसके सर्कल का एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं जानता। उस जहां वो खेलता है, एक भी बच्चा नहीं है उसके साथ खेलने वाला जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं जानता, लेकिन एक भी नहीं मानता। जानते सारे हैं, लेकिन एक सिर्फ अकेला मेरा बच्चा है, यशस्वी। इस तरह का बच्चा है जो कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, उनके साथ बैठता है, जो कभी भी उनके साथ कोई पैकेट वाला खाना नहीं खाता, जो कभी उनके उस पिज्जा बर्गर के चक्कर में नहीं पड़ता, जो जिसके पास टच वाला फोन भी नहीं है। अकेला बच्चा है सिर्फ, जो कहता जरूरत भी नहीं है, जिसको कुछ भी जरूरत नहीं है। वो जब चाहे ऑटो में बैठ के, जब बस में बैठ के, कोई टेंशन नहीं उसको किसी किस्म की। तो मेरे को क्या लगता है, अगर उसने अपने बच्चों को समझा दिया, अपने साथियों को, उसका फायदा क्या हुआ? सबसे ज्यादा समझाने का सबसे बड़ा फायदा उसको ये हुआ, अब उसके साथी उसको नहीं कहते कि तू भी पी ले कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि उसने बता रखा इसमें क्या है, एंडोसल्फान तक है यार उसके अंदर, है जो अपन ने कहा अगर बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
उस एंडोसल्फान पे तो लिखा हुआ है ना, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। मतलब सल्फास प्यान लग रहे हम अपने बच्चों को। अब अपने बच्चे को पता है वो नहीं पीता, बात खत्म। अब कोई माने ना माने, बेरोजगारों को जब आप आओगे ना, बेरोजगारों के अंदर, यूथ के अंदर जो ऊर्जा है, पॉजिटिविटी का अपना रोल है। बेरोजगार बैठ के जिस दिन बात करने लगेंगे ना, उनके माँ बाप उनकी बात को मानना चालू कर देंगे, क्योंकि उनके माँ बाप को अभी तक उनको क्या लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ नहीं है। अभी जो कर रहे हैं, जिस दिन माँ बाप को पता चलेगा कि तुम्हारा बेरोजगार बच्चा पूरे समाज और पूरी दुनिया को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, उस दिन वो माँ बाप फक्र करेगा उसके ऊपर। उसमें दिक्कत क्या है? मेरे खुद के माँ बाप मेरे को शुरू में ऐसा मानते थे, पागल है, इसका दिमाग खराब है, क्यों नौकरी छोड़ है, क्यों यू काम करे, लोगों तो लटकावेगा, यो करेगा वो करेगा। अब मेरे माँ बाप को ये लगने लगा भाई छोरा ठीक काम कर रहा है, तो 5-7 साल की, 8-10 साल की तप तो करो, थोड़ा तपस्या तो करो यार, ऐसे थोड़ी सारा समाज आपको लग जाएगा कहने। बिना करे नहीं भाई। देखो, हमने 9 साल दुनिया में, समाज में घूम घूम के पब्लिक को जगाया है। वो 9 साल पहले बोए हुए बीज ई फूटन लग रहे हैं। कोई आदमी हमसे 5 साल पहले जुड़ा था, कोई 6 साल पहले, कोई 9 साल पहले, कोई आज जुड़ा है, कोई कल जुड़ा था, कोई हफ्ता पहले वीडियो देखी, किसी ने महीना पहले। ये सारी मेहनत का नतीजा यहां तक आया है। कदे आपने सोचते हो कि जनता सरकार मोर्चा बनने के बाद की मेहनत है, और सिर्फ जब समाज का काम किया तब नहीं। जब मैं टीचर था उस वक्त मैं कैसा था, मेरे जहां मेरी नौकरी थी वहां जाकर के पता करो। हर माँ बाप, हर बच्चे का माँ बाप, देखो कुछ होता है कि 40% खिलाफत करेंगे, 20% अच्छा बोलेंगे। पूरी क्लास में आज तक जहां भी मैंने 8 साल तक पढ़ाया है, 8 साल की टीचिंग करियर में एक बच्चे का भी माँ बाप ये नहीं कह सकता कि मास्टर ने थोड़ी सी भी लापरवाही करी थी काम में। एक भी बच्चे का माँ बाप, ठीक है। जिस गांव में जाओगे, जिसके साथ काम किया है, जिसके साथ भी काम किया है, एक आदमी ये नहीं कह सकता कि इस आदमी ने मेरा हक रखा, एक भी आदमी। तो भाई आपने वो जो मेहनत करी है, वो जो तप करा, उसका फायदा होया। उसका फायदा किसको होया? समाज से जुड़ने का। क्या था? उसका फायदा क्या हुआ कि समाज से जुड़ने जब मैं नया मोर्चा बना ना, तो मोर्चे में थोड़ी वीडियो चलने लगी, मिलियंस में जाने लगी और बड़ा प्रचार सा होया। एक आदमी आया निकल के यहां से, या राखी गड्डी के नजदीक था आया था कोई, वो बोला डॉक्टर ने मेरे पीछे दे नहीं रहा। मगर तेरे ईब याद आई, जो साथी थे अपने साथ बैठा करते, सुशील था, नरेंद्र था और वो था। वो कहने लगे भाई देवेंद्र एक बात आई, एक तरह किसी के पैसे मार रखे हैं। मैंने कहा किसके? उन्हें नाम बताया। मैं कहा लिया आमने सामने बैठा, मेरे से क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी? बोला ना मेरे तो नहीं हुई, उस तो हुई थी। मैं कहा उस तो हुई थी, कितने पैसे ले रखे? लिया हिसाब लिया होगा, मैं दूंगा। हिसाब उस पर है नहीं। नु ना तना तनखा कौन दी थी, तना वो को नहीं करा था, काम करवा लिया था। भाई जनता सरकार मोर्चा के साथी गए हैं, गांव में गए थे किस क्रांति में, भाई किसने तनख्वाह बजाई थी? मैंने भाई बताइए रहा, ऐसे समाज के काम के करने के पैसे मांग रहा था वो। जो अपन है वो मैंने सर्वे दिखाया था ना, पुराना टाइम 2019 का, नुकरा उस टाइम मेरे पे काम करवा लिया और पीछे कौन दिए? भाई मैं तो इसलिए पहली बार तो बजा ली थी की बात, तो मैंने सारा मतन का तुनका कौन भाई मेरे पे देना है। उस बार टाइम पे बजाई कौन थी? उस टाइम पे क्या करा था? ऐसे मीटिंग करी, हमने बोला गांव में ऐसे करेंगे, गांव को जगाएंगे, गांव से सर्वे इकट्ठा करेंगे, फिर वो सर्वे समाज को दिखाएंगे और फिर समाज जागेगा और फिर समाज बदलेगा। 2019 की बात बता रहा हूं, 18-19 की। भाई कदे न सोचते हो कि आज का लग रहा हूं मैं इस काम में, तो 22 में बना मोर्चा, तो इस काम में तो बहुत लंबे से लगा हूं, 16 से लगा हूं मैं। तो जी अब वो कहने लगे अपने साथी, सुशील ने मेरे को बोला कि वो कह रहा है कि मैं मीडिया में जाऊंगा, टीवी चैनल में जहां जहां इसके इंटरव्यू गए थे उन्हीं चैनलों के पास जाकर इसका भांडा फोड़ करूंगा कि ये तो मेरी तनख्वाह मार रहा है। मैं कहा जान दे। अब मैंने भी क्या है कहने दे के दिक्कत है, मैंने पता सच्चाई क्या है। नु बोला नहीं लेकिन बैठ के बात तो कर ले। मैं बुला ले। उन्हें बुला लिया, मैंने पुराना रिकॉर्ड उठाया, मैंने अपने लैपटॉप से पुराना डाटा उठाया, एक एक चीज मेरे पास लिखित में पड़ी थी,
क्योंकि मैं क्या करता हूं, आज मैंने पूरे दिन में क्या किया है मैं पूरा लिखता हूं जा करके। मैंने कौन आदमी मिला, मैंने किससे के कया, मैंने किससे के पूछा, के बात हुई, आज की इस मीटिंग से मेरे अंदर क्या भाव आए, क्या लगता है कि आज से 10 साल बाद क्या होगा, मैं सारा लिखा करूं, तब न मेरे मरे पीछे सारा जुगाड़ मिल जाएगा कि मैं क्या सोचूं। तो वो मैंने दिखा दिया उसको सारा डेटा। मैं कहा ये देख ये बात हो रही है, ये मैसेज हैं, ये खर्चे के स्क्रीनशॉट है, ये भेजे हुए है, ये इसकी हाजिरी है, ये हो रहा। सारी पंचायत में बैठ के उसकी बेइज्जती हुई। फिर भी नहीं बोला ना मैं तो जाऊंगा मीडिया में। वो बोला तने के चाहिए, बोला मैंने इतने पैसे चाहिए। मां भाई ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं बोले तेरे पे तो ना हो तो हम दे देंगे। अरे बात या नहीं है, तन तो दे देगा पर तेरे पे तो देने पड़ेंगे। मैंने उस टाइम पे तो मैंने, क्योंकि बचत मैं करता नहीं, बैंक में मैं रखता नहीं, कैश में जेब में नहीं रखता, तो मेरा घर ही नहीं चल रहा था उन दिनों में। तो मैं बोला मेरे पे को नहीं 1 रुपया भी भाई। बोले हम दे देंगे। मेरे से ऊपर हो गया, अपने साथियों ने उसको 35,000 रुपया दे दिया। बाद में मैंने उससे दिया, मगर ले भाई तू 35 तक 65 मैंने न्यू भी नहीं पता, लेकिन बाद में मैंने जिसने दिया था उसने दे दिया वापस। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हुआ कि एक आदमी सिर्फ अपने, मतलब हम फेमस हुए, थोड़े से पब्लिक में जाने लगे तो ब्लैकमेलिंग करने लग गए। पंचायत में साबित हो गया कि उसके कुछ नहीं था। पर बात यह कि मैं सोच रहा हूं, आज सोच रहा हूं कि अगर उसने आरोप लगा दिया होता तो विरोधी लोग उसका इस्तेमाल करते उन शब्दों का। मतलब वो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है। पर फिर भी इसीलिए मैंने ये सोचा है कि भाई अपने ऊपर लग जाओ कितने ही आरोप, आपने नीचे नीचे समाज में बढ़िया लोग तो छांटने ही हैं कि नहीं। भाई मान लो मेरे ऊपर आरोप लग गए तो काम रुकना थोड़ी चाहिए, अपने नाम पे जोड़ने लग जाओ लोगों ने। जरूरी थोड़ी है आपको मोर्चे के नाम पे जोड़ना है या अपनी निडर जेएसएम के नाम पे जोड़ना, जिस मर्जी नाम से जोड़ लो। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई हमको समाज में जाए बिना बात, मतलब हमारी बात नहीं बनेगी। समाज में जाओगे तो पहले तिरस्कार झेलना पड़ेगा। और मैंने पूरी कैलकुलेशन गांव वाली आपको बताई थी कि अपने गांव में जब हम गए तो कितने विरोध किस लेवल पर हमको सहन करना पड़ा, ये हमारे साथियों को पता है। और उसके बावजूद आज हमारे गांव में अब हर मोहल्ले में मीटिंग करने के लायक हो गए। और मैंने ये तय किया है, जैसे अभी एक साथी पूछ रहे थे कि जी गांव में अगले चरण में कब जाओगे आप, अगली मीटिंग कब करोगे गांव में। मैंने कहा अगली मीटिंग करूंगा मैं जब मैं हर मोहल्ले में मीटिंग कर चुका होऊंगा। जब तक मैं वो नहीं कर चुका हूंगा मैं अगले स्टेप पे नहीं बढ़ूंगा। यानी पिछला स्टेप पूरा किए बिना अगले स्टेप पे जाने का मतलब है 3 पैड़ी छोड़ के उतरना। और 3 पैड़ी छोड़ के उतरोगे तो नीचे गदाका लागेगा, सीधी सी बात है। तो अपने को स्टेप वाइज उतरना है, स्टेप वाइज चढ़ना है। अगर 3 पैड़ी छोड़ कर चढ़ने लग जाओगे तो थक जाओगे जल्दी। तो हमको क्या करना है, बिल्कुल कदम दर कदम इंजॉय करते हुए, एक दूसरे का आनंद, एक दूसरे का साथ, उसको मजे से चलते हुए। जो यात्री आएंगे वो आते रहेंगे, जो जाएंगे वो चलते रहेंगे। जिनके पास 2 घंटे है 2 घंटे, जिनके पास 2 दिन है 2 दिन, जिसके पास 20 दिन है 20 दिन, जिसके पास 2 महीने 2 महीने, जिसका जितना साथ उतना साथ आए। समाज में उसका साथ ले लो। उसके बाद जब जरूरत पड़े तो हम साथ खड़े हैं। उसमें हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ चलना है, अंदर से जो आवाज आए सिर्फ उसको फॉलो करना है। ना समाज की चिंता करनी, समाज के कहेगा, ना मोर्चे की चिंता करनी, ना बलारे की चिंता करनी, ना किसी कलाड़े की चिंता करनी, किसी की चिंता नहीं करनी। अंदर से अंतरात्मा कह रही है कि हम गलत आदमी है तो बिल्कुल साथ नहीं आना, और अंतरात्मा कह रही है कि आदमी ठीक है तो बिल्कुल साथ नहीं छोड़ना। बात खत्म। क्योंकि अंतरात्मा आपको झूठ नहीं बोलेगी, सीधी सी बात यह है। ना किसी के भाषणा के चक्कर में पड़ने की जरूरत। आपके शब्द जो हैं वो अगर अंदर से आ रहे हैं तो पता चल जाता है, सीधा जोड़ते हैं। और अगर शब्द बनावटी हैं तो वो भी पता चल जाता है। आपका काम बनावटी है वो भी पता चल जाता है, आप नौटंकी हो वो भी पता चल जाता है, आप सिर्फ बातों बातों के शेर हो या काम भी करते हो ये भी पता चल जाता है। और ये सबको पता चल जाता है। मैं आपको बताऊं, गांव में जाओगे तो भी पता चल जाता है। तो गांव को स्पष्ट पता है कि आप क्या करने वाले हो।
यदि आप अंदर से सच्चे हो, मैंने अपनी यात्रा में यह देखा है, आपसे डर लगता है पॉलिटिकल पार्टियों के पालतू कुत्तों को, जिन्होंने पट्टा पहन रखा है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उसको डर लगता है आपसे कि ये आदमी आ गया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हमारा रोजगार चला जाएगा। ये तो सबको जोड़ने की बात कर रहा है, हमारा धंधा सबको तोड़ने से चलता है, ये आदमी हमको बेघर कर देगा। बेईमान और चोर आदमियों को जनता सरकार मोर्चों के लोगों से डर लगेगा, अदरवाइज जो समाज को जोड़ना चाहते हैं, समाज का प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा। आप जाकर के देखना गांव में, क्योंकि हम समाज के किसी तबके को छोड़ने की बात कह ही नहीं रहे, हम समाज में सबको साथ लेके चलने की बात कह रहे हैं। इसलिए सारे तबकों से जब हम बात करेंगे, सबसे जब हम बात कर रहे होंगे, तो आपको यह ध्यान में रखना है, पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसकी 5 की 5 वीडियो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। अगर कोई बंदा सोशल मीडिया पे देख रहा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, वो 5 वीडियो देखनी है, क्योंकि कल का मसला रुपए पे चलेगा अपना। वो पूरी वीडियो आपने देखनी है। वो पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये मालूम पड़ेगा कि भाई असल में हम सुबह से लेके रात तक, उठने से लेके रात तक और पैदा होने से लेके मरने तक हम लोग सब कंपनियों के लिए कर रहे हैं। अब हमें अपने परिवार के लिए करना है, अपने गांव के लिए करना है, अपने समाज के लिए करना है और अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करने के लिए करना है। इस उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यही सपना हमारा है। और यही सपना जब आपका होगा तो कारवां देखना कितना जबरदस्त बनेगा, आप इस बात को समझ जाके। आपका मकसद हल होना चाहिए, हमारा नहीं, आपका। मेरा मकसद और है, आप सबके मकसद और हैं। हमको ऐसा काम करना है जिसमें हम सबके मकसद हल होते हो, यानी ऐसा काम, अगर वो काम हम ढूंढ नहीं पा रहे तो ढूंढेंगे, हम उस पर सर्च करेंगे कि हम सबका क्या मकसद है, हम क्यों आए इस धरती पर, वो वहां जाना है अपने को, वहीं पर लेकर जाना है आपको। ये सब कचरे में नहीं पड़ना है, इस कचरे से बाहर निकलना है। तो जो आदमी जहां बैठा है, जो खोज रहा है, ढूंढ रहा है या मकसद मिल गया है, वो आ जाओ। उन्हीं को बुलाने के लिए आह्वान है, उन्हीं को बुलाने के लिए ये यात्रा है, उन्हीं के लिए ये सारा का सारा मंजर है, उसी के लिए ये कारवां है। इसलिए आप सबको बोल रहे हैं कि जिनको जो जुड़ पा रहे हैं केवल वही आगे चलेंगे, जो नहीं जुड़ पा रहे हैं अपना रास्ता बदल के अपना चलो। उनको जयराम जी की, हमको किसी का बुरा ना कभी करना है, ना बोलना है, ना सोचना है, ना हमें बुरा नाम की चीज ही नहीं है। जिसका हो अच्छा हो तो हो, ना हो तो ना हो। भाई हाथ जोड़ लो, बाबा बस की बात नहीं है, यो काम मेरे बस का है ही नहीं। एक चीज को उठाने के लिए 10 मानसा की जरूरत है, हम मानस 2 है। भाई हाथ जोड़ के खड़े रहो, हमारे बस की बात को नहीं, मार पे नहीं उठता, हमारा बस का थोड़ी है यार। काम इतना बड़ा है, परमात्मा का काम आदमी कैसे कर देगा, अपनी औकात नहीं है ये करने की। इसके लिए तो कोई दिव्य शक्ति आए, अपना साथ दे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। और उस आप सब हैं वो दिव्य शक्ति, मतलब जो जो अच्छी आत्माएं हैं वो आ जाओ भाई, बात खत्म। ये तब होगा। और कदे न सोच रहे हो कि ये कोई ऐसा काम है कि जिसमें आप आयो करांगे। इसलिए आपको सारे तबकों को बचाने की बात करनी पड़ेगी कि हमको साथ रहना है, हमको नहीं टूटना, हमको नहीं मारना किसी को, हमको नहीं पीटना किसी को, हमको नहीं करना। हम गांव में साथ रहना चाहते हैं, हम इस तरह से साथ रहना चाहते हैं कि किसी का नुकसान ना हो। हम इस तरह से साथ रहना चाहते हैं कि मजबूरी में गांव छोड़कर ना जाना पड़े। सवात में जाओ सोबर, घूमने के लिए देश घूमो जितना मर्जी, पर मजबूरी में ट्रैवल ना करना पड़े, मजबूरी में रात को ना जागना पड़े, मजबूरी में ना करना पड़े वो काम जिसको आयुर्वेद नहीं कहता, जिसको सिद्धांत नहीं कहता, जिसको परमात्मा नहीं कहता, जिसको प्रकृति नहीं कहती, वो काम मजबूरी में नहीं करना। ये है हमारा सपना कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रहना चाहते हैं, जहां सबका जीना आसान हो जाए, ना कि सबका जीना मुश्किल। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आपको भोजन कर लेना है और अपने जिसके साथ आए थे उसके साथ नहीं रहना है। कोशिश करना नए आदमी से बात करो, नया परिवार बनाओ, नए लोगों को जोड़ो और नए लोगों के साथ रहो। क्या था? हाँ, भोजन को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं फेंकना है, थाली में उतना ही लें कि दो ना जाए नाली में। इस टाइप की कोई बात आपको ध्यान आती हो तो ध्यान दें। सबका आप ही का सहयोग से ये बना हुआ भोजन है।
बाकी आप सब लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सहयोग राशि भाई अशोक भाई को जरूर पे कर देना, दे देना आप।